निश्चित रूप से बिहार दौरा एक बड़ा फैक्टर बना है। सरकार में बैठे लोग दल कहीं ना कहीं परेशान जरूर हैं। यादव इस बार टूटे हैं। 2010 की तरह यादव बिखर रहे हैं। चौंकाने वाले जो परिणाम है उसमें राहुल गांधी का जो जादू है वो चलता हुआ नजर आ रहा है, लगातार जिस तरह से चल रहा है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव के इस खास कार्यक्रम में। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव से पहले ही बिहार की सियासत में महाभारत छिड़ गई है और ये महाभारत छेड़ दिया राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने। तो चलिए आज चर्चा करेंगे, क्योंकि जो ताजा सर्वे रिपोर्ट आए उसमें कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बाजी मारते नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन की टेंशन बढ़ भी सकती है। तो तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बाबा मौजूद है। बाबा, जिस तरीके से राहुल गांधी का बिहार आगमन होता है, लगातार 4 दिनों से बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बिहार यात्रा पर निकले हैं। हालांकि मुद्दा कुछ और है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों से डायरेक्ट संवाद कर रहे हैं। इससे एनडीए गठबंधन और नीतीश कुमार की परेशानी किस हद तक बढ़ सकती है, पहले तो ये जानना चाहेंगे। देखिए, मैं आपकी सारी बातों का जवाब दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कि हमने 2 दिन पहले एक सर्वे की चर्चा की थी जी। जिस सर्वे ने ये कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की गई थी कि वर्तमान जो बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है वो बहुत त्रिशंकु टाइप होने वाला है और स्पष्ट बहुमत जो है वो मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जिसको कई जो फैक्टर्स हैं वो प्रभावित करेंगे। इसके साथ साथ आपको याद होगा कि सर्वे रिपोर्ट से पहले हम लगातार कई सप्ताह से कहते आ रहे हैं, कई वीक से हम कहते आ रहे हैं कि इस बार हमारे समझ में भी आ रहा है, जो हम हमारी विभिन्न टीमें बिहार के अलग अलग हिस्सों में काम कर रही हैं, उनके आधार पर जो चीजें हम देख पा रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि बिहार में निश्चित रूप से इस बार कई फैक्टर हैं जो प्रभावित कर रहे हैं और सरकार में बैठे लोग दल कहीं ना कहीं परेशान जरूर हैं। विपक्ष एग्रेशन ज्यादा दिखा रहा है। अब उसको अगर वोट में कन्वर्ट कर लेता है तो निश्चित रूप से जो सर्वे रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं ठीक हो सकता है, सही हो सकता है। लेकिन जो परिस्थितियां बनी है उसमें आपको कुछ चीजें बताना बहुत जरूरी है। आपने शुरुआत में बताया राहुल गांधी का बिहार दौरा। निश्चित रूप से बिहार दौरा एक बड़ा फैक्टर बना है जी। और इसके माध्यम से उन्होंने एसआईआर को लेकर के लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि आपके वोट की चोरी की जा रही है, आपका वोट कोई और दे रहा है या फिर आपको वोटर लिस्ट हटा दिया जा रहा है। इसमें एक बात जो समझाने में राहुल गांधी सक्षम अगर हो जाते हैं, जो बहुत सारी चीजें सामने नजर आ रही हैं, उसमें हिडन एजेंडा भी बहुत सारा है, मैं उसकी चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको, इस सर्वे रिपोर्ट में कई फैक्टर्स हैं जिस पर चर्चा की गई है। वक्फ बोर्ड की चर्चा हम कर लेंगे, ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये भी इस बार चुनाव में मुद्दा बनने वाला है। और जब ये मुद्दा बनेगा तो ताजा सर्वे रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले जो परिणाम है उसमें राहुल गांधी का जो जादू है वो चलता हुआ नजर आ रहा है, लगातार जिस तरह से चल रहा है। पहला तो आप बिहार में देख लीजिए तो भ्रष्टाचार को लेकर के पहले से हमलावर हैं, कई अधिकारी जो हैं वो पकड़े गए हैं। लेकिन इन सब के बाद वक्फ बिल को लेकर के जो मामला हमारे सामने आया है उसमें आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जिनको वोट आता था, और इसके पीछे एक और बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि जो पिछला हमने महाभारत किया था उस महाभारत में हमने बताया था कि अगले एपिसोड में हम बहुत सारी बातों को रखेंगे। तो पिछले महाभारत की बातें मैं भारत लाइव के दर्शकों को याद दिला दूं कि जो वोट बैंक था, कोर वोट बैंक, उस वोट बैंक में सेंधमारी होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। यादव वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक, ये 2 ऐसे वोट बैंक हैं जो एमओआई का फैक्टर बता करके लालू प्रसाद अपने पास रखे हुए थे और उनको वोट जाता भी था। आप देखे होंगे कि लगातार उनको कॉन्स्टेंटली वोट आता है और सीटें भी आती हैं। 2019 को छोड़ दें तो बाकी सब समय में वो अपना ठीक ठाक रहे हैं। या फिर 2020 के विधानसभा के चुनाव की बात कर लें तो उसमें भी थोड़ा सा नुकसान भले था लेकिन फायदा भी था। तो उस नुकसान में बहुत सारे उसमें भी फैक्टर थे। कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ी थी और बहुत सारे फैक्टर थे। नीतीश कुमार का सबसे बेहतरीन समय चल रहा था, ये सभी चीजें थी। लेकिन यादवों को टूटते हमने नहीं देखा है। यादव इस बार टूटे हैं। 2010 की तरह यादव बिखर रहे हैं। तो बिखर रहे हैं तो यादव के बिखरने से किसको लाभ होगा, किसको घाटा होगा, ये बात अच्छी तरह समझ रही है। लेकिन इसके साथ साथ मुस्लिमों का वोट जो नीतीश कुमार को जाता था वो वोट उनके तरफ से स्विच कर रहा है फिर से दूसरे खेमे में। अब इसमें हो सकता है प्रशांत किशोर हो सकता है AIMIM हो सकता है कि इस वोट में अधिकांश लोग ये सोच रहे हो कि नहीं भाई इस बार चलो एक ही जगह वोट देते हैं तो महागठबंधन को दे दें। तो इन सभी चीजों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें 28% वोट जो एनडीए गठबंधन को आता था उस घटता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले वो ग्राफ जो था 30% से 32% का था, अब वो घट करके 28% आ गया और वर्तमान जो वक्फ बिल और बाकी सब चीजें हैं उसको लेकर के और भी घट सकता है। प्रशांत किशोर ने हाल फिलहाल में भी आपने देखा होगा कि उन्होंने बड़ा फैक्टर
मुस्लिमों को लेकर के एक बड़ा हाल फिलहाल में ही हज भवन में एक बड़ी मीटिंग की थी। उस मीटिंग से निकल करके लोगों ने कहा था कि हमको इन पर भरोसा है, एक ये भी बात हुई थी। इसके अलावा वक्फ बोर्ड के बिल के अलावा और भी कई मामले हैं जिसमें लोगों का रुझान आया है, जिसमें वक्फ बिल को लेकर के लोग कहते हैं प्रभावित होने की बात, तो लोगों का कहना है कि इसका प्रभाव तो निश्चित रूप से पड़ेगा। इन सभी बातों को लेकर के जिन लोगों ने वक्फ बिल को लेकर के जो बात कही है उसमें 49% लोग का कहना है कि इसका प्रभाव पड़ेगा। सीधे सीधे कहते हैं थोड़ा प्रभाव पड़ेगा 10% लोग हैं, लेकिन नहीं पड़ेगा कहने वालों की संख्या बहुत कम है। 29% लोग कहते हैं कि नहीं पड़ेगा, और ये कौन लोग हो सकते हैं आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ कानून व्यवस्था को लेकर के भी लोगों का एक अलग मत है। 7% लोगों का मानना है कि इस कानून व्यवस्था ठीक ठाक है, लेकिन सेटिस्फाइड लोग 29% है, कुछ कह नहीं सकते 12% है, लेकिन 45% कानून व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। ये भी एक बड़ा फैक्टर है। इसके बाद एक अनुमान लगाया गया था, जैसा कि दावा किया है एसएस ग्रुप ने जिसने ये सर्वे किया था, उस ग्रुप का कहना यह है कि हमने 2020 में सर्वे किया था, हमने बताया था कि 120 से 127 सीटें आएंगी एनडीए गठबंधन, वो मात्र 125 आया, यानी कि वो सफल रहे। जी, उनका दावा सटीक था। वही उनका कहना है कि इंडिया गठबंधन के लिए हमने कहा था कि 108 से 112 आएगा, तो 110 सीट आया। एलजेपी को लेकर के उनका दावा था कि 1 सीट आएगा, और अन्य के खाते में 10 से 11 सीट आएगा, तो उसमें भी लगभग वो सफल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बेरोजगारी को लेकर के जो मामला है उसको लेकर के भी बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। इससे पूरे मामले को लेकर के एक तरफ हमने बताया, दूसरी तरफ ये बातें आ रही हैं कि वोट शेयर के मामले में एनडीए गठबंधन को 37.5% वोट शेयर हो रहा है, तो वहीं 38.7% वोट शेयर जो है वो इंडिया गठबंधन को आ रहा है। जीएसपी 14.5% शेयर कर रही है, एआईएमआईएम को 1.35 और अदर को 7.9% वोट शेयर मिल रहा है। इनसे भी बड़ी बात आपको बता दें कि एसआईआर को लेकर के मुस्लिम जो समाज है उनका मानना यह है, पॉलिटिकली जो मोटिवेटेड है उनका 74% आंकड़ा है, वो कह रहे हैं कि नहीं एसआईआर का प्रभाव पड़ेगा। दैनिक जो मजदूर है उनका कहना है कि 41% लोगों का कहना है कि नहीं प्रभाव पड़ेगा, वहीं 35% अदर लोग हैं जो कहते हैं कि उसका भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इन सभी बातों के साथ साथ जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि पिछली बार के रिकॉर्ड के हिसाब से इस बार अलग अलग क्षेत्रों को जो बांट करके वोटों सीटों की बात की जा रही है, उन सीटों में बहुत सारी बातें निकल करके सामने आ रही हैं। इस बीच में आपने देखा भी होगा कि किस तरह से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने 3 दिन में ही परेशान किया है। जी बिल्कुल, परेशानी दिखी। एनडीए भी इधर भेज चुकी है। एनडीए लगातार अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, उनको उनकी कमियां निकाल रही है। एनडीए गठबंधन के अलग अलग घटक दल भी निकाल रहे हैं, और अभी अभी आपने देखा होगा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए एनडीए गठबंधन एकजुट नजर आया। ये भी एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। आप देखिएगा कि इसमें भी बहुत सारी चीजें होंगी, कहीं ऐसा ना हो कि इसमें तख्ता पलट हो जाए और पासा पलटे। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ जो हमने अब तक के सर्वे दिखाए हैं, चाहे वो सर्वे पोलट्रेकर का हो, इंक इनसाइड का हो, या सीएसडीएस का सर्वे हो, उसके अलावा एक और ये जो सर्वे है एसएस ग्रुप का, ये भी सर्वे अगर हम रखते हैं तो सभी सर्वे लगभग एक ही समान में आते हैं। लेकिन सीटों का सर्वे अब तक किसी ने नहीं दिया था। सीटों के सर्वे में सीमांचल की बात करें तो सीमांचल की 24 सीटें हैं। इन 24 सीटों में एनडीए गठबंधन को 8 से 9 सीटें मात्र आती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर बात करें इंडिया गठबंधन की, तो उनके पास 12 से 13 सीटें आ रही हैं, और जनसुराज पार्टी जो आशा के अनुरूप, या ये भी कह सकते हैं आशा के विपरीत, उनके आशा का अनुरूप है, हमारे आशा के विपरीत है, जिसमें 3 से 4 सीटें ले रही हैं, और अदर के सामने 2 से 3 सीटें आ रही हैं। लेकिन इसमें आपको बता दें कि सीमांचल के क्षेत्र में अभी भी प्रशांत किशोर हैं, और उन्होंने जिस तरह से किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल और अब मधेपुरा में कहा जाता है कि यादवों का गढ़ है, बाकी सीमांचल के क्षेत्र में कहा जाता है कि मुस्लिमों का गढ़ है। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों ही चीजें साफ साफ दिखाई दे रही हैं। और अगर इसमें सेंधमारी हो रही है, अगर ये समझ ले 3 से 4 सीटें वो लेकर के आते हैं, तो ये सीट निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की तरफ से ही वो लेंगे। तो यहाँ पर तो निश्चित रूप से घाटा होता हुआ गठबंधन को ही है। बिल्कुल। वहीं आपको बता दें कि मधेपुरा में भी उन्होंने यादवों के गढ़, कहा जाता है कि मधेपुरा गोप का, रोम गोप का, मधेपुरा गोप का, तो यहाँ भी उनका चल रहा है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ की 27 सीटें हैं। यहाँ भी इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन दोनों में कड़ी टक्कर है। 12 से 13 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं एनडीए गठबंधन को, और इंडिया गठबंधन को 10 से 11 सीटें। इसके बाद 4 से 5 सीटें यहाँ भी जनसुराज पार्टी को दिखाया गया है कि उसको आ रही है, तो 1 से 2 सीटें जो हैं अन्य के खाते में आ रही है। मिथिलांचल की बात करें तो यहाँ 50 सीटें हैं। सबसे बड़ा क्लस्टर ये है कि जहां 50 सीटें हैं, और यहां से एनडीए गठबंधन को 24 से 25 सीटें जो लीड कर रही थी, पहले भी लीड कर रही थी, इस बार भी लीड कर रही है। और 10 से 11 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन को आ रहा है। इसमें जनसुराज को मात्र
0 से 1 सीट और 1 से 2 सीटें ही अदर को आती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर बिहार की बात करें तो सबसे अधिक सीट यहाँ है 72 सीट। इन 72 सीटों में से 39 से 40 सीटें जो है वो एनडीए गठबंधन को आ रही है, तो इंडिया गठबंधन को 29 से 31 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा 3 से 4 सीटें इसमें भी जनसुराज पार्टी अपने खाते में लेके आ रही है, तो अदर के खाते में 1 से 2 सीट जा रही है। बात मगध की करें तो मगध और शाहाबाद जो सबसे कमजोर रहा है एनडीए गठबंधन के लिए, यहां भी 70 सीटें हैं और 70 सीटों में से शाहाबाद की सीटें तो पिछली बार आपको पता है 22 में से 20 सीटें वो अकेले जीत करके चली गई थी। इस बार मामला थोड़ा सा 19-20 लग रहा है। 25 से 27 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है एनडीए गठबंधन को इन 70 में से, और 39 से 40 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है जो उत्तर बिहार में एनडीए गठबंधन को फायदा था, वहीं इस मगध और शाहाबाद में इंडिया गठबंधन को फायदा हो रहा है। वहीं जनसुराज के पास भी 4 से 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और 1 से 2 सीटें जो है वो अन्य के खाते में जा रहा है। ये 243 सीटों का नक्सल में देखें तो बहुमत के करीब 122 का आंकड़ा नहीं छू पा रही है एनडीए गठबंधन। 108 से 114 सीटों तक ही आकर के टिक जा रही है, जो पिछली बार इंडिया गठबंधन के साथ हुआ था। अब इसमें देख लीजिए कि 115 से लेकर 121 सीटें तक जीत करके आ रही है महागठबंधन, और जनसुराज को 14 से 19 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि बहुत बड़ा पिच है। अन्य के खाते में 6 से 7 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि समझिए आप कि ये जो सर्वे है, अगर इस सर्वे के हिसाब से होता है तो जो हम बार बार ये कह रहे हैं इस बार हम असेंबली होने वाला है, एक एक सीट इतना बेशकीमती हो जाएगा कि जिसका कोई जवाब नहीं है, और फिर उसके बाद जानती है कि क्या होता है, खरीद और फरोख्त है वगैरह 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 होता है। लेकिन 2005 जैसी स्थिति अगर पैदा होती है तो एक बार फिर बिहार में राष्ट्रपति शासन जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं, और ये बात शायद भारतीय जनता पार्टी को पता है। उसके सर्वे रिपोर्ट में भी कई बार बातें सामने निकल करके आई है, स्पष्ट तो वो नहीं बताते हैं, लेकिन जहां एक तरफ जो मुद्दे हुआ करते थे, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पलायन, इन सब मुद्दों को छोड़ करके अब SIR मुद्दा हो गया, वक्फ मुद्दा हो गया है, और ये सब मुद्दे जो हैं काम करना शुरू कर चुके हैं। इसमें विपक्ष को ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष को घेरा जा सकता है और नीतीश कुमार को चेकमेट किया जा सकता है। यही कारण है कि ताजा सर्वे रिपोर्ट चौंकाने वाला आया है, और इसमें राहुल गांधी का जो जादू था वो कहीं ना कहीं चल रहा है। आप भीड़ देख रही होंगी, बेचैनी भी देख रही होंगी आप। एनडीए गठबंधन धड़ाधड़ फैसले ले रहा है। ये बताता है कि अब सबसे ज्यादा अगर कहीं समस्या किसी के साथ हो रही है पूरे सर्वे रिपोर्ट के बाद, तो वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना है और भारतीय जनता पार्टी को उनके साथ सत्ता में रहना है। मेरा सवाल भी यही था बाबा कि चलिए ठीक है, आंकड़े तो हैं, आंकड़े हैं, सर्वे हैं, तमाम रिपोर्ट है, लेकिन इस वक्त नीतीश कुमार कंप्लीटली एकदम चुपचाप बैठे हैं, तो आखिर वो सोच क्या रहे हैं, आगे की रणनीति उनकी क्या होने वाली है? देखिए, नीतीश कुमार की राजनीति आपको पता है, 2005 से जब से सत्ता में आए तब से उन्होंने सत्ता को कैसे अपने हाथ में रखा जाता है ये तरीका वो जानते हैं। लेकिन इस बार अब चुनाव में क्या उनका परिणाम आता है, किस तरह से वो, अगर जनसुराज अच्छा प्रदर्शन कर देता है और बाकी के भी छोटे छोटे दल जो हैं उनका प्रदर्शन कहीं अगर बेहतर हो जाता है और इतनी सीटें उनके पास आ जाती हैं कि वो चाह करके किसी गठबंधन का सरकार बनवा लें, तो नीतीश कुमार के लिए बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन नीतीश कुमार चूंकि माहिर खिलाड़ी हैं, आपको पता है, वो इसमें अपने लिए स्पेस खोज रहे होंगे। चुप है तो इसका मतलब कुछ जरूर कर रहे होंगे। और नीतीश कुमार इस बार अगर किंग मेकर की भूमिका में आते हैं, उनके बिना अगर सरकार नहीं बनती है, तो नीतीश कुमार के लिए ये एक अच्छा अवसर होगा। हालांकि परिस्थितियां तो ऐसा नहीं कह रही हैं, परिस्थितियां तो साफ साफ बता रही हैं। हाँ, एक बात है कि अब ये 2.5 महीने बचे हुए हैं चुनाव में, इस बीच में नीतीश कुमार किसी भी तरह का कोई अगर स्विच कर लें या कुछ ऐसी बातें सामने आ जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। जी, धन्यवाद बाबा। तो देखिए, सवाल कई हैं और इसके जवाब भी जरूर जल्द ही मिलेंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि इस बार 2025 का विधानसभा चुनाव किसी महाभारत से कम नहीं होने वाला है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है।
आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है। ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।